नमस्कार दोस्तों, हमारी यह सीरीज 25 तक हम कर चुके थे। अब हमें यहाँ आगे 26 से करते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जब दो जीव एक साथ रह रहे हैं और एक को यदि लाभ हो और दूसरे को यदि लाभ ना हो, तब इसे क्या बोलते हैं? तब इसे कहते हैं कॉमेनलिज्म कहते हैं। अपना राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा। और आगे देखें, इसमें जो कॉमनलिज्म है यह एक को लाभ होता है वही दिया है। दो जीवों के बीच, यदि दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जो एक को लाभ हो तथा दूसरे को हानि हो, तब इसे परजीविता या पैरेलिज्म कहते हैं। यह दूसरों पर, जैसे परजीविता में यह अमरबेल आती है। अमरबेल यह दूसरे वृक्षों पर चढ़ जाती है और उसके जो पोषक तत्व हैं वह पोषक तत्वों से जीवन यापन करती है। ठीक है। जो एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण करता है, इसे परभक्षण कहते हैं। जैसे गिद्ध है जो दूसरे जीवों पर ही आश्रित होता है। आगे देखें, ठीक है। 27वां, भूमि अपरदन को रोकथाम संभव है पुनः वन रोपण से, वनों के विनाश से और फसलों के प्रत्यावर्तन से और चारागाह से। तो अपना राइट आंसर यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है। और आगे देखें, वही है डार्विनवाद का सिद्धांत था। डार्विनवाद का सिद्धांत है जो प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत है। आंसर अपना भी हो जाएगा। ठीक है। प्राकृतिक चयनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विनवाद के द्वारा किया गया है। योग्यता की उत्तरजीवित का प्राकृतिक चयन दोनों ही एक ही सिद्धांत है। ठीक है जी। योग्यता की परजीविता और प्राकृतिक चयन है जो दोनों एक ही हैं। ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स इनका किसका संयोजन है? ठीक है। किनका संयोजन है? यह डी अपना सरीसृप और पक्षियों का संयोजन होता है। इन दोनों के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, यह कड़ी है। सूर्य के प्रकाश से परावैगनीकरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो अपना यह आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। यहाँ ओजोन होती है, उत्पन्न होती है। और वन पारिस्थितिक तंत्र, जो वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? तो हरे पौधे आप सभी जानते हैं कि उत्पादक होते हैं। तो अपना राइट आंसर यहाँ बी डी हो जाएगा। और जो उत्पादक होते हैं, वैसे उपभोक्ता जो उत्पादकता से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं, मूल प्राकृतिक उपभोक्ता, मूल यानी प्रथम या प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। घास खाने वाले जानवर बकरी, खरगोश, गाय, हिरण इत्यादि होते हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी होते हैं। यह प्राथमिक होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। ठीक है। मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले जीवों को अपघटक कहते हैं। ऐसे जीव जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगी होते हैं जो मरे हुए जीवों को सड़ाने गलाने का काम करते हैं। ठीक है। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। तो अपना राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। आगे देखें, जीवों तथा वातावरण के परस्परिक संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के जैविक घटक एवं अजैविक घटक के संबंध को इकोतंत्र कहते हैं। इकोतंत्र या अबायोटिक फैक्टर कहते हैं। अजैविक घटक है जो, उसे बोलते हैं अबायोटिक फैक्टर, और जैविक को बायोटिक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। और अबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत है सूर्य हो गया, ताप हो गया, जलवायु और प्रकाश आते हैं। ठीक है। और बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत हैं जो जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं, जैविक, और ये अजैविक हो गए। ठीक है। और एंटीकोलॉजी, यह केवल एक ही जाति के जीवों के अध्ययन को एंटीकोलॉजी कहलाता है।
ठीक है। और सेनियोलॉजी किसी क्षेत्र विशेष में पूरे जीव जंतु के समुदाय के अध्ययन को सेनियोलॉजी कह लेते हैं, ठीक है। कि निम्नलिखित में से 33 में है, निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था। तो किस युग में जीवन नहीं था? एजोइक काल में। यह जो एक काल है जो इसमें पहले जीव जंतु नहीं पाए जाते, इसमें कोई जीवन नहीं था। इसमें चट्टान वगैरह थी पहले जब निर्माण हुआ था। तो एजोइक काल है जो, या प्रागजैविक काल है जो, वह आर्कियन काल के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं? आर्कियन काल। इस काल में है जो चट्टान जीवाश्म का पूर्ण अभाव था, ठीक है। जीवाश्म तथा चट्टानों का पूर्ण अभाव था। और पैलियोजोइक तथा पराजीवी काल है जो प्राथमिक युग भी कहते हैं इसे, ठीक है। पैलियोजोइक काल को प्राथमिक युग भी कहते हैं। इस युग में जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई थी। कैम्ब्रियन काल है पैलियोजोइक काल या पुराजीवी महाकल्प के अंतर्गत ही कैम्ब्रियन काल आता है। पुराजीवी महाकल्प का प्रारंभ काल 600 मिलियन से 500 मिलियन ईसा पूर्व है, कैम्ब्रियन काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मेसोजोइक का महाकल्प है जो, इसे द्वितीय युग भी कहते हैं। मेसोजोइक महाकल्प है, इसे द्वितीय कल्प, इसे ट्रियासिक और जुरैक और क्रेटेशियस कालों में बांटा गया है। इसे जो मेसोजोइक है तीन भागों में बांटा है, सियाटिक, जुरासिक और क्रेटेशियस काल। और जुरासिक काल में डायनासोर की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किसने किया है? तो डी ब्रेग ने किया है। डी ब्रेग हो जाएगा यहाँ अपना राइट आंसर डी। और उत्परिवर्तन जो वाद है, प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रिज ने किया है। उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया था ह्यूगो डी ब्रेग ने, और नव डार्विनवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल राइट आंसर हो जाएगा। और उद्विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम मत देने वाले वैज्ञानिक लेमार्क थे। 1809 में फिलोसॉफिक जियोलॉजिकल पुस्तक प्रकाशित की है। एक माइक्रोन होता है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1/1000 के बराबर होता है, या 0.00 यहाँ ये दिया है, ठीक है। ये हो जाएगा अपना, तो अपना राइट आंसर यहाँ 1 हो जाएगा। और उत्परिवर्तन का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन का कारण है क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन और डीएनए में परिवर्तन। तो राइट आंसर अपना डी हो जाएगा, तीनों में परिवर्तन होता है। इसी के कारण यही जिम्मेदार होता है, उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। आगे देखें, पैलियोंटोलॉजी अध्ययन किसका है? किसका अध्ययन ही पैलियोंटोलॉजी कहलाता है? तो आंसर है जीवाश्मों का अध्ययन ही पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा। और पक्षियों का अध्ययन है जो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, तथा अस्थियों का अध्ययन है जो अस्थियों का अध्ययन ऑस्ट्रियोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। डायनासोर का जो सुनहरा काल है किसे कहते हैं? डायनासोर का जो सुनहरा काल है, डायनासोर के सुनहरा काल मेसोजोइक काल को कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर अपना डी हो जाएगा। आगे देखें, इस काल में ट्रियासिक काल को रिप्रेटियल का एरा या रेप्टाइलो काल भी कहा जाता है। इस काल को 3 मुख्य उपकाल में विभाजित किया गया है।
ट्रियासिक, जोरासिक और क्रेटासिक काल भी कहते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन है जो डी वाला, जो डायनासोर के सुनहरा काल मीसोजोइक, यह एनटीपीसी वगैरह और ग्रुप डी में भी देखा गया है। क्वेश्चन आया है कि डायनासोर के किस काल में देखे गए हैं, तो मीसोजोइक काल हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। तो जीवन की जो उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है, जीवन की उत्पत्ति है जो कैम्बियम या जीवन, ऑप्शन हो जाएगा अपना ए राइट। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति है कैम्बियन महाकल्प में हुई है। ठीक है, प्री कैम्बियन काल है, इस काल में रीढ़ विहीन जीव का दुर्भाव हो गया था। ठीक है, यहाँ पे चिड़ियाँ आ रही हैं और है ना। सीनोजोइक काल, इसे नवजीवी महाकल्प भी कहा जाता है, इसे तृतीय टर्शियर युग भी कहा जाता है। एरा के पैलियोसीन काल में सर्वप्रथम स्तनपायी व पुच्छहीन बंदरों का आविर्भाव हुआ था। ठीक है, पुच्छहीन बंदर हैं जो, और स्तनपायी जीव सीनोजोइक काल में। ठीक है, यह नवजीवी युग भी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। अभिनव पूर्वज कौन थे? ठीक है, तो यहाँ अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ क्रोमेगनॉन मानव थे। ठीक है, आगे देखें, आधुनिक मानव के पूर्वज है वो क्रोमेगन मानव थे। आधुनिक मानव और होमो सेपियंस के अभिनव पूर्वज निएंडरथाल मानव थे। इसकी आयु आज से 20,000 से 30,000 के वर्ष के पूर्व आकलित की गई है। ठीक है, आगे देखें, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई है? देखिए ये भी क्वेश्चन, तो अपना प्लायोसीन युग में हुई है। प्लायोसीन युग क्या है? तो सीनोजोइक एरा है जो, इसके प्लायोसीन युग 70 मिलियन से 600 मिलियन ईसा पूर्व को मानव के पूर्वजों का विकास हुआ था। ठीक है, और मानव की जो उत्पत्ति हुई थी जो प्लायोसीन युग में हुई थी। 42वां है, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी? तो यह रंगीन चित्रकारी की थी कीमेनगॉन मानव ने। ठीक है, राइट आंसर यहाँ ए हो जाएगा। और आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका होती है? तो मानव में क्या भूमिका होती है ये आप सब जानते हैं कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जो थायराइड ग्रंथि में होता है, थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। इसका कार्य नियामक है। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियमित करता है। ठीक है, और मानव विकास कहाँ हुआ था? तो मानव विकास है जो मध्य एशिया में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। ठीक है, 45वां है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? तो यह आपको पता होगा गोरिल्ला है, यह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोरिल्ला है। बस दोस्तों इतने ही, 45 तक करते हैं, फिर आगे के पार्ट में देखेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करें।